हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे सब लोग अपनी खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं और अब हम लोग चलते हैं अपने नए चैप्टर पर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो वर्ड्स का मीनिंग है। तो यहाँ पर केमिकल जनरली मीन्स हमारा डील विद द केमिकल रिएक्शंस एंड द काइनेटिक्स मीन्स मोशन। काइनेटिक्स का मीन होता है हमारा मोशन, दैट इज मोशन एंड दिस इज जनरली केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। सो यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की, मोशन की। सो मोशन की जनरली बात होती है जब कोई भी चीज मोशन में हो या फिर रेस्ट में ना हो। जब भी कोई चीज चल रही होती है बच्चों तो उसको बोलते हैं कि समथिंग इज इन मोशन या समबडी इज इन मोशन। तो यहाँ पर मोशन का मतलब क्या है और हम लोग क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस से जुड़ी हुई कई ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में केमिस्ट जानना चाहते हैं या फिर उसको जानने की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो सबसे पहले बात आती है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एंड द सेकेंड टर्म इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एंड द थर्ड इज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ द रिएक्शन। जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ डाटाज होने चाहिए उसकी स्टडी करने के लिए। तो जब केमिस्ट को कुछ डाटाज की नीड होती है तो उसमें सबसे पहला जो होता है वो बात करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कि रिएक्शन अकर हो रही है या रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं, या फिर होगी कि नहीं होगी। तो जो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है बच्चों, ये हम लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर था थर्मोडायनामिक्स, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स पढ़े थे जिसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो जो फाइनल पैरामीटर था वो था हमारा डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। जब ये डेल्टा जी की वैल्यू हमारी नेगेटिव आती थी उसका मतलब होता था कि हमारी जो रिएक्शन है वो फिजिबल है, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स था कि या दैट मीन्स है कि उस जो रिएक्शन है वो हमारी फिजिबल नहीं है। सो जो हमारा ये डेल्टा जी फैक्टर था वो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा था। इसी तरीके से बच्चों जो हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, अब ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या था। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है, कितने अमाउंट में या कहां पर गई है, या कौन से एक्सटेंट तक रिएक्शन गई है। तो उसकी बात हम लोगों ने करी थी 11th क्लास में ही। चैप्टर था हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोगों ने एक पैरामीटर पढ़ा था Kc, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पर एक 3 पैरामीटर्स थे, आप लोगों को ध्यान होगा कि एक 10 टू पावर -3 से 10 टू पावर 3 तक अगर ये Kc की वैल्यू रहती है तो जो हमारी रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो लगभग अप्रिशिएबल अमाउंट में दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो दैट मीन्स कि जो हमारी रिएक्शन थी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर ये लेस देन हमारी 10 टू पावर -3 से रहती है, इसका मतलब जो Kc की वैल्यू है वो बहुत 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 स्मॉल है, और जो हमारी Kc की वैल्यू स्मॉल है इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो रेयरली प्रोसीड होने वाली है, रेयरली प्रोसीड होगी, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा वहां पर अवेलेबल है। अगर ये Kc की वैल्यू ग्रेटर देन 10 टू पावर 3 होती है दैट मीन्स Kc की वैल्यू बहुत बहुत लार्ज है इससे, तो इसका मतलब है कि हमारी जो रिएक्शन है वो बहुत जल्दी प्रोसीड होने वाली है, यानी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है वो लगभग सारा का सारा बन चुका है, और जो हमारा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है इस केस में वो बहुत ही कम है। इसका मतलब है जो हमारी रिएक्शन है वो लास्ट एक्सटेंट तक उसका जो एक्सटेंट है वो कंप्लीट होने वाली है।
तो इस तरीके से हमारी केसी की वैल्यू से हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डिसाइड करते थे बच्चों। तो अब बात आती है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। हम लोगों ने बात कर ली कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, फिर हम लोगों ने बात करी कि रिएक्शन कहाँ तक होगी, फिर हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी या रिएक्शन किस स्पीड से जाने वाली है, 1 महीने में जाएगी, 1 दिन में चली जाएगी, या कुछ सेकंड्स में चली जाएगी, या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में जाने वाली है, या प्रोडक्ट बनाने वाली है। तो इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो इसकी बात हम लोग करते हैं कि कहां पर, इसकी बात हम लोग करते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स में। और इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को मेजर करते हैं और किस तरीके से करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पीड ऑफ अ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले हैं, और कौन कौन से टर्म्स हैं जो इसके रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड्स रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो बच्चों अगर हम लोग स्पीड के आधार पे अगर हम किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को अगर डिवाइड करते हैं तो मेनली 3 तरीके की जो डिवाइडेशन है वो हम लोगों के सामने आती है। और वो 3 तरीके की जो केमिकल रिएक्शन है वो है हमारी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शंस। आइए देखते हैं बच्चों कि क्या क्या ये किस तरीके की रिएक्शंस होते हैं। तो वेरी फास्ट रिएक्शन बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रोडक्ट बना देती है, कि आप लोगों ने रिएक्टेंट को मिक्स किया और देखते ही देखते हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे सामने होता है। तो जो उसमें जो टाइम होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, यानी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसकी जो बनने की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस केस में होता क्या है कि हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाते। और ये जो जनरली जो इस रिएक्शंस होती हैं ये हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इस तरीके की हमारी रिएक्शन को देते हैं। और हमारी दूसरे टाइप की जो हमारी रिएक्शन आती है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो बहुत टाइम लगा देती है प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, और ये टाइम हो सकता है 1 महीना, 1 मंथ भी हो सकता है बच्चों, 1 ईयर भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोगों का कुछ मंथ्स तो एटलीस्ट लगता ही लगता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा एग्जाम्पल कि फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल को बनने में कितने सारे साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बताना चाहते हैं कि कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो इतना ज्यादा टाइम टेकिंग लेती हैं, तो उनको कैरेक्टराइज किया है हम लोगों ने वेरी स्लो रिएक्शंस में। अब तीसरे तरीके का जो टाइप होता है हमारा मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन नाइदर टू फास्ट एंड नॉट टू स्लो, दैट मीन्स कि मॉडरेट रिएक्शन आर या लाई बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम्स, कि मतलब ये बहुत ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है बच्चों, ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, ये उनके बीच में लाई करती हैं। तो ये इन रिएक्शंस का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं इजीली। ये बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन या फिर स्पीड ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे, किस फॉर्मूले से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी चीज की, अगर हम लोग कोई बच्चों गाड़ी चल रही है अगर रोड पर, तो जो अगर उसकी स्पीड को मेजर करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दैट मीन्स जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है या और जो टाइम ट्रेवल्ड हुआ है उसका जो रेशियो होता है उससे हम लोग निकालते हैं अपनी स्पीड। इस तरीके से बच्चों जब हमारी केमिकल रिएक्शंस होती है तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट होते हैं तो उसकी हम लोग कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसकी मदद से हम लोग उसकी स्पीड ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे देखते हैं कि रेट इज इक्वल टू change in concentration of reactant or product upon change in time।
जैसे हम लोग स्पीड में डिस्टेंस का यहाँ पर चेंज ले रहे थे और यहाँ पर टाइम का चेंज, इसी तरीके से जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन का चेंज और नीचे टाइम हम लोग लेते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन लेते हैं A to B, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट के रेट की बात करते हैं कि रिएक्टेंट कितना डिसअपियर हो रहा है या कितनी स्पीड से खत्म हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हमारा हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा ए मतलब जो हमारा कंसंट्रेशन का जो चेंज आया है यहाँ पर, और नीचे जो टाइम का चेंज आया है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना ए हमारा यहाँ पर कंज्यूम हुआ है। इसी तरीके से अगर हमें बी यानी प्रोडक्ट का निकालना है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस ऑफ बी इज प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने इसका कंजम्पशन एक हमारा जो रिएक्टेंट है उसका कंजम्पशन होगा, तो हम लोगों ने डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और बी का हमारा फॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स ये दिखाई पड़ेगा जो हम लोगों ने अपीयरेंस लिख दिया है, या फिर इसकी जगह पे हम लोग फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बी इज प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो बच्चों यहाँ पर एक दो हमारे जो साइन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाया है, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। इस प्लस और माइनस के साइन से कोई भी जो हमारी कैलकुलेशन होती है वहां पर कोई फर्क नहीं आने वाला है। बस ये जो माइनस और प्लस के साइन है ये हमारा अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को शो करते हैं। यहाँ पर भी माइनस लगा होगा, उसका मतलब होगा ये रिएक्टेंट का पार्ट है। दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जो प्लस का पार्ट है इससे हम लोगों को पता चलने वाला है कि ये बन रहा है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट का पार्ट है या फिर इसका फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी रिएक्शन में। तो ये जो प्लस और माइनस के साइन है ये इंडिकेट करते हैं हमारा अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस, या फिर कह सकते हैं हम लोग कंजम्पशन या फिर फॉर्मेशन। तो आइए हम लोग और एग्जांपल से देख लेते हैं कि कितने तरीके के हम लोगों के रेट ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं। पर अगर हम लोग यहाँ पर ए बी बी इस तरीके से जब हम लोग ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर रेट। तो फाइंड करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक बात देख लेते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पर बच्चों जी ये रिएक्टेंट है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो जिस स्पीड से हमारा बच्चों रिएक्टेंट खत्म हो रहा है उसी स्पीड से हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वो फॉर्म होगा। तो जो अगर रिएक्टेंट की कंजम्पशन का जो रेट है वो अगर हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट के बराबर रख लेते हैं तो बराबर ही होता है ये। तो देख लेते हैं हम लोग एक किस तरीके से हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो जो हमारा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मतलब कंजम्पशन, वो हमारा किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो अपीयरेंस तो प्रोडक्ट का ही होगा और डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट का होगा। तो इसके केस में हम लोग यहाँ पर रेट निकालने वाले हैं। तो ये जो हमारा होगा, अभी हम लोगों ने बात करी थी जो डिसअपीयरेंस वाली चीजें होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं और अपीयरेंस वाली प्लस में। तो जो हमारा ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर माइनस लगने वाला है। और जो हमारा कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट हमारा 1 अपॉन में आ जाता है। इस तरीके से हम लोग रेट को फाइंड करते हैं। तो अभी हम लोग बी की बात करते हैं, तो बी भी इसके इक्वल ही होगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा। ये यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट निकालने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर ये
तो बच्चों इसी तरीके से हमने यहाँ पर 4 अलग अलग कंपाउंड थे, 2 रिएक्टेंट थे, 2 प्रोडक्ट थे, हमने चारों का रेट निकाला है। तो और वो चारों का जो रेट होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि जिस रेट से कोई कंज्यूम होगा तो उसी रेट से उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये बात बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्यों हम लोगों ने इक्वल रखा है ये सारी चीजें, क्योंकि जो रेट होता है वो सारे इक्वल होंगे। जिस रेट से ये खत्म होगा उसी रेट से बनेगा, जिस रेट से ये खत्म होगा उसी रेट से ये खत्म होगा। सिंपल सी बात है। इसका एक एग्जांपल हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि सपोज करो कोई या फिर हम लोग घरों पे चाय बनाते हैं, तो चाय में क्या होता है, बहुत सारी चीजें डालते हैं, हम लोग मिल्क डालते हैं, हम लोग चाय की पत्ती डालते हैं। तो जो दूध होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, मिक्स होता है और चाय में चेंज हो जाता है। तो जिस रेट से वो खत्म हो रहा है उसी रेट से जो चाय पत्ती है वो भी उसमें क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अगर ये तेजी से कंज्यूम होगा तो ये तेजी से बनेगा, अगर ये धीरे धीरे कंज्यूम होगा तो धीरे धीरे फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसकी वैल्यूज फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को। आइए देखते हैं। ग्राफ हम लोग लेने वाले हैं टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर हम लोग ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर वर्सेस टाइम। इन दोनों को हम लोग एक में भी शो कर सकते थे, लेकिन अलग अलग दिखाने से हम लोग समझ जाएंगे किस तरीके का ग्राफ, थोड़ा सा हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो रिएक्टेंट और टाइम, तो सबसे पहले बच्चों जब रिएक्शन शुरू होती है यानी 0 टाइम पर जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो फुल होता है और प्रोडक्ट बना नहीं होता। तो रिएक्टेंट के केस में क्या होगा, जो हमारा जो अमाउंट होगा वो यहाँ से आएगा ना नीचे नीचे, यानी इसका मतलब जैसे जैसे टाइम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट खत्म होता जाएगा, या फिर एक टाइम पे आएगा जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है इन केस ऑफ रिएक्टेंट और वर्सेस टाइम के बीच में। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ने वाला है। तो यहाँ जब अगर हम 0 टाइम पर बात करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा भी 0 होगा, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो सारा अमाउंट तो रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट 0 होगा। तो प्रोडक्ट 0 से शुरू करते हैं और धीरे धीरे जब टाइम बढ़ेगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो भी बढ़ेगा और एक टाइम पर एक इक्विलिब्रियम पे जाके सेट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। और ये शायद ग्राफ हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था और एक साथ पढ़ा हुआ था। तो आइए इस ग्राफ में हम लोग किस तरीके से हम लोग फाइंड करने वाले रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन है ए से बी, तो जो अगर मान लेते हैं A1 है हमारे पास और A2 है, और यहाँ पर T1 टाइम है और T2 टाइम है, तो जो हमारा A1 है A2 है। T1 से T2 टाइम पे जो हमारा कंसंट्रेशन था वो रिएक्टेंट का वो A1 से A2 हो गया है। तो जो हमारा यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रिएक्टेंट के केस में डिसअपीयरेंस होगा तो हमारा माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर डेल्टा और यहाँ पर T2 माइनस T1। इस तरीके से हम लोगों का जो एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट को अगर हम 2 टाइम लेते हैं T1 से T2, तो T1 से T2 जो हमारा अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो B है वो बड़ा होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि B1 से B2 बड़ा है, तो हमारा जो ये B1 है ये B2 है, तो जो हमारा R होगा वो हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, और B2 माइनस B1 अपॉन T2 माइनस T। इस तरीके से एक एवरेज रेट ऑफ
रिएक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात आती है बच्चों की, जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, एक बड़े टाइम पीरियड के लिए है। अगर हमको किसी भी एक पॉइंट पर, एक किसी भी इस मोमेंट पर हमको अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए है तो इस तरीके से हम लोगों को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है एक बड़े टाइम गैप के लिए है बच्चों। यहाँ पर हम लोग देख रहे होंगे जो T2 माइनस T1 है ये एक बड़ा टाइम गैप है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हम लोगों ने बताया कि ये जो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ये बड़े टाइम पीरियड के लिए है। ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमको इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। इसके लिए हम लोगों को एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों को देखना है, किस तरीके से हम लोग इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसी ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ की हेल्प से देख लेते हैं। जैसे बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर एक टाइम पीरियड लिया था T1 से T2। अब सपोज करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक टाइम लेते हैं T और हमको T पर ही क्या चाहिए है, हमको चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन, दैट मींस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो T है, जो डेल्टा T है वो लगभग नेग्लिजिबल है, जीरो के, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमें एक ही टाइम पे चाहिए, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसी टेंजेंट के थ्रू हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि देखिए वो एक पॉइंट पे ही हमारा आई कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, और जो हम लोग शो करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज को या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हमारा हो जाता है d/dt, वेयर dt टेंड्स टू 0। जहां पर ये जो हमारा dt है, यानी जो इस पीरियड ऑफ टाइम है, चेंज ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा बहुत 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 स्मॉल है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं टेंड्स टू 0, और हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है -da/dt। इसी तरीके से हमारा, अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, T पॉइंट पर अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी एक टेंजेंट की, और टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी dv/dt। तो ये इसको हम लोग माइनस स्लोप भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो हमारा होता है ये स्लोप होता है, तो ये माइनस ऑफ स्लोप है और ये हमारा प्लस ऑफ स्लोप। तो इस तरीके से अगर हम लोग बच्चों इंस्टेंट हमको कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ता है तो हम लोग डेल्टा की जगह पर, क्योंकि जो डेल्टा होता है ये अक्सर जो लार्ज डिफरेंस होता है उसके लिए यूज होता है, और जो हमारा बहुत ही छोटा अगर जो हमारा डिफरेंस अगर हमको लेना है तो हम लोग यूज करते हैं d। इन द प्लेस ऑफ डेल्टा वी विल यूज d फॉर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों दो तरीके के हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन देखे। एक हमारा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विच इज रिटन एज शोन एज, अगर हम लोग A से B के बीच में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग A की बात करते हैं तो हमारा जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था वो इस तरीके से शो करेंगे, और अगर हम लोगों को एवरेज रेट की बात करनी है तो हम लोग बात करते हैं डेल्टा की। तो आपके सामने हमने जो दोनों तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो हमारी फर्क है उसमें क्या, कहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, वो है हमारा ये D और डेल्टा के बीच। डेल्टा जब यूज होता है वो थोड़ा सा लार्ज वैल्यू होती है हमारे डिफरेंस की, और जो हमारा D होता है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखते भी हैं कि डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी जो हमारा ये जो चेंज है वो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए, उसके लिए जो हमारे ये चेंज भी आएगा वो बहुत ही स्मॉल आने वाला है।
और ये हमारा जो चेंज होता है डेल्टा यानी डेल्टा टी, दैट इज वेरी कंसिडरेबल अमाउंट, यानी यहाँ पर अच्छा खासा गैप होता है जिससे हम लोग एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और इस केस में हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोगों ने बच्चों दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन देखे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इनका हमने हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देखा। अब हम लोग दो तीन तरीके की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो बच्चों ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हमारा HI डिकम्पोज हो रहा है H2 और I2 में, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है हमारी ये। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि HI का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा H2 का या I2 का क्या होगा। तो हम लोगों ने बात करी थी जो रिएक्टेंट होता है उसको माइनस में लिखते हैं और जो हमारा कोफिशिएंट होता है उसको 1 में लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा DHI/dt। यहाँ पर हम लोग डेल्टा भी लिख सकते हैं अगर हम लोगों के एवरेज की बात करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर डी लिख रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा और अगर डेल्टा लिखते हैं तो वो एवरेज हो जाना है। इक्वल होगा हमारा H2 के केस में प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ H2/dt। सिमिलरली फॉर आयोडीन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग को रेट को यहाँ पर निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग डी के फॉर्म में यहाँ पर रेट को निकाले। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी एक नई रिएक्शन है, इसमें 3 हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, 2 प्रोडक्ट हैं। तो ये देखते हैं रेट ऑफ जो रिएक्शन है -1/5 dBr माइनस dt इज इक्वल टू माइनस BrO3 negative upon dt is equal to -1/6 dH plus upon dt is equal to +1/3 dBr2 dt is equal to 1/3 dH2। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग यहाँ पर माइनस किस लिए लगाते हैं, किस केस में प्लस लगाते हैं, और हमारा माइनस और प्लस का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है। जो हमारा डिस अपीयरेंस होता है उसको माइनस से देखते हैं और अपीयरेंस को प्लस से देखते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज देखा कि हम लोगों को स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरीके से फाइंड करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में हम लोगों ने आज देखा बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बच्चों आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और हमारे जो लास्ट पुराने वीडियोस हैं जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पूरे सेशन किए हैं उसको आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो तुरंत जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं फिर से। टिल देन बाय बाय।